विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, उसकी प्रमुख अध्ययन पद्धतियों के बारे में, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इन सब के बारे में हमने पिछले जो 2 वीडियो थे उनमें हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हमें राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका उदय क्यों हुआ, उसकी आवश्यकता महसूस क्यों की गई, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक था, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आया। परंपरागत दृष्टिकोण ने संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया, क्योंकि इसका जो दायरा था वो यूरोप और अमेरिकी देशों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उन तक ही सीमित रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नए देश स्वतंत्र हुए, जिनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों के जो देश थे उनमें किस प्रकार की शासन प्रणालियों का उदय हुआ, ये जानने के लिए, समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में उभर कर सामने आया, जिसको हम आधुनिक दृष्टिकोण की संज्ञा देते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र जो धारणा थी उनमें क्रांतिकारी बदलाव हुए। चार्ल्स मेरियम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में यह संकेत कर दिया था कि राजनीति के अध्येता को एक नवीन मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देगी। तो ये एक प्रकार से चार्ल्स मेरियम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव के, कुछ परिवर्तन के संकेत दे दिए थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनका बड़ा योगदान रहा। वहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीव विज्ञान और मानव विज्ञान में हुई प्रगति से प्रेरणा ली और ये महसूस किया कि मनुष्य के बारे में अन्य समाज विज्ञानों में भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए विशेषकर मनोविज्ञान अनुसंधान के तरीकों से राजनीति शास्त्री हैं वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्घोषण में लॉर्ड ब्राइस ने यह आह्वान किया कि राजनीति विज्ञान की नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए इसका संबंध तथ्यों और केवल तथ्यों से होना चाहिए। यानी 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय उद्बोधन में लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि हमें केवल तथ्यों की बात करनी चाहिए। अन्य अग्रणी राजनीतिक वैज्ञानिकों में आर्थर बेंटले, चार्ल्स बियर्ड, लॉसवेल, ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आदर्श लोक की रचना करने वाले यूटोपियन सिद्धांत शास्त्रियों की आलोचना की और राजनीति विज्ञान में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जो सांख्यिकी और जो वैज्ञानिक तकनीकें थी उनका अधिक से अधिक राजनीति विज्ञान में प्रयोग करने पर बल दिया।
1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने आए। व्यवहारवादी परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, सांख्यिकी की विधियां व निष्कर्षों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाए। 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए। चार्ल्स मेरियम की तरह गोस्नेल ने भी मतदान के आंकड़ों के इस्तेमाल में सांख्यिकी और व्यवहारवादी तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। मेरियम के शिष्य हेराल्ड लासवेल ने भी 1930 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को फ्राइड के मनोविज्ञान के आधार वाक्यों से संबोधित किया। इस प्रकार चार्ल्स मेरियम, गोस्नेल, लॉसवेल जैसे शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों के योगदान से एक नवीन प्रकार का राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया, जिसे शिकागो स्कूल का नाम दिया गया। शिकागो के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्थानिक दृष्टिकोणों से अपना संबंध तोड़ते हुए राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के प्रेक्षात्मक आचरण पर बल दिया। उन्होंने मानव व्यवहार एवं समूहों के अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसमें व्यवहारवाद को अपना स्वाभाविक आरंभ बिंदु है वो प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत एक प्रकार से नई नई तकनीकों को अपनाए जाने पर बल दिया गया। व्यवहारवादी तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को अपनाए जाने की वकालत शिकागो जो विश्वविद्यालय थे उनकी जो त्रिमूर्ति थी उन्होंने इसके लिए प्रयास किए। 1930 तक व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शिकागो स्कूल अपना स्थान बना चुका था। आगे चलकर चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल के अलावा डेविड स्टन, स्टुअर्ट राइस, रॉबर्ट हेल, वी.ओ.के. जूनियर जैसे लोग अपनी कृतियों के साथ आगे आए। राजनीति विज्ञान के इन विद्वानों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान पर कठोर प्रहार किए। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोणों से अपना संबंध विच्छेद करते हुए इन्होंने मानव और राजनीति के बारे में अपने सामान्यीकरण को विस्तृत व्यवहारिक साक्ष्य पर आधारित करने का प्रयास किया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का मुख्य जो बल था वो आंकड़ों, सांख्यिकी के आधार पर राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं पर बल देने के बजाय व्यक्तियों और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन पर इसके अंतर्गत बल दिया गया। शिकागो स्कूल के प्रभाव से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई। ऐसे अध्ययन केंद्रों में हम हेरिंग कैंपवेल के प्रभाव के अधीन मिशिगन में स्थापित सर्वे रिसर्च सेंटर का उल्लेख कर सकते हैं। स्टैफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालयों जैसे अन्य स्थानों पर भी व्यवहारवादी विज्ञानों में उच्च अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित हैं, वो किए गए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के जो विकास की जो यात्रा है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो 1945 से लेकर 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग था। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों और मानकों के साथ साथ राजनीति को जोड़ने के परंपरागत तरीकों को तिलांजलि दी गई। और दूसरा जो युग था वो 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मानकों और मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया गया। इन दोनों युगों को हम क्रमशः व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण था वो भी राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसको भी दो युगों में बांटा गया। पहला युग जो युग था जो 1945 से लेकर 1970 तक था, इस युग में जो मूल्य, आदर्श जो थे, कल्पनाएं, नैतिकता, इन सब को एक प्रकार से तिलांजलि दी गई, इनके ऊपर कठोर प्रहार किए गए। और ये जो युग था इसको हम व्यवहारवादी युग के नाम से जानते हैं। इसमें केवल तथ्यों की बात की गई, यथार्थता की बात की गई, क्या होना चाहिए, किस स्थान पर क्या है की बात इसके अंतर्गत की गई।
इसके अलावा 1970 के बाद में जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जितनी वैज्ञानिकता आनी चाहिए थी, उतनी वैज्ञानिकता नहीं आई। तो स्वयं जो डेविड स्टन था, जो व्यवहार उसमें ये नहीं बना पा रहे हैं। अतः हमें इसमें मूल्यों को पुनः जोड़ना होगा, मूल्यों की भूमिका को पुनः स्वीकार करना होगा। तो फिर एक प्रकार से वैज्ञानिकता के साथ साथ, तथ्यों के साथ साथ जो मूल्यों आदर्शों की बात की गई, उस युग को हमें उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। और वो दूसरा युग है वो 1970 से प्रारंभ होता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण को भी हम दो भागों में विभक्त करके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं की। तो राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, हम यदि थोड़ा सा इसको परंपरागत दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसने उसकी जो परिभाषाएं हैं उसके अंतर्गत कुछ विद्वान ऐसे थे जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे। कुछ विद्वान ऐसे थे जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे। कुछ विद्वान ऐसे विद्वान थे, कुछ विद्वान जो ये मानते थे कि राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन भी आवश्यक है। तो वो ऐसी श्रेणी के विद्वान थे जो राज्य सरकार दोनों का अध्ययन मानते थे। और चौथे प्रकार के जो विद्वान थे वो विद्वान राजनीति विज्ञान का संबंध या परिभाषा कानून के संदर्भ में करते थे। तो चार प्रकार की परिभाषाएं हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत देखी। उसी परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की, तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो भी चार तरीके से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। आधुनिक जो विद्वान है वो ऐसी सभी परिभाषाओं को अपर्याप्त समझते हैं जो राज्य और सरकार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। ये परिभाषाएं एक प्रकार से पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक हैं। इसमें शासन की औपचारिक रचना, उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर ही बल दिया गया है। इसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो केवल औपचारिक बनकर रह गया। उन गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए। इसका श्रेय एक प्रकार से जो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनको दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास किया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजवैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जो मानव विज्ञान के जो विषय थे उनके निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किकता, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका प्रयोग किया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत है वो मनोविज्ञान है। लिकर्ट, कुर्तलेबिन, जसासफेल्ड प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की शोध की तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। देखिए, चार तरीके से आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्ष जो हैं उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। बात करें यदि कैटलिन की, तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। जुविनेल के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। तो कहने का अर्थ है कि पहले जो विद्वान हैं, इसमें कैटलिन का नाम है, जुविनेल का नाम है, ये ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि राजनीति विज्ञान की परिभाषा की यदि हम बात करें तो पहली श्रेणी के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। दूसरे वो विद्वान हैं या उन विद्वानों की श्रेणी है जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानती है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं। इनमें चार्ल्स मेरियम है, हेराल्ड लासवेल है, कैटलिन है, मैक्स वेबर है, मॉर्गेनथाउ है।
ये ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक प्रकार से एकता के सूत्र में पिरो देती है। लॉसवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान से अभिप्राय सत्ता संघर्ष और सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। बेकर ने ये कहा है कि राजनीति है वो शक्ति से अपृथकरणीय है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। इन विद्वानों में कैटलिन, लॉसवेल, चार्ल्स मेरियम और मार्गेनथाउ, मैक्स वेबर इनका नाम उल्लेखनीय है। तीसरी श्रेणी के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। इनमें दो विद्वान महत्वपूर्ण हैं, पहले डेविड ईस्टन और दूसरे आमंड व पावेल। डेविड ईस्टन तथा आमंड जैसे जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं वो राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है वो राज्य, सरकार और संविधान की जो अवधारणा है उससे व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ इनको प्रभावित करने वाले जो अनौपचारिक तत्व हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया गया। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए कहा है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ये समाज की पारस्परिक क्रिया है, ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज के लिए आधिकारिक और बाध्यकारी निर्णय आवंटित किए जाते हैं। अमंड पावल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायालय, प्रशासनिक एजेंसियां जैसी सरकारी संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन इन सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित परंपरागत संरचनाएं हैं और हत्या, दंगे, उपद्रव, प्रदर्शन जैसे जो अव्यवस्थित तत्व हैं इसमें दल, दबाव, गुट, संचार के साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में ये बात शामिल है कि ये सभी संरचनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात यदि एक तत्व में यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नज़र आता है तो अन्य तत्वों पर उनका अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है। तो जो तीसरे विद्वान हैं, तीसरी श्रेणी के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रकार की श्रेणियों के विद्वानों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। पहले वे विद्वान जो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। दूसरे वे विद्वान जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। तीसरे वे विद्वान जो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। और चौथे जो हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। इसमें हर्बर्ट साइमन जो हैं उनका नाम उल्लेखनीय है। कुछ जो आधुनिक राजनीतिक विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। इसमें ये बताया गया है कि निर्णय कौन लेता है, निर्णय किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, निर्णयों को कैसे लागू किया जाता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन जैसे जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण करने वाला विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान यह सिखलाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से उन निर्णयों को कैसे लागू किया जा सकता है। इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये वे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। लॉसवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान के रूप में मानते हैं। स्पष्ट उद्देश्यों के लिए ज्ञान का संग्रह किया जाता है और उसे उन विकल्पों के साथ पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है जो इतिहास की प्रकट होने वाली प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक संभाव्य है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में भी हमने ये देखा कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो भी 4 तरीके से राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं देते हैं। पहले विद्वान मानव क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। दूसरे विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं।
तीसरे विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। और चौथे तरीके के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है वो मानते हैं। अब देखिए, हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है वो परिभाषाएं भी पढ़ी हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है वो परिभाषाएं भी हमने पढ़ी हैं। अब दोनों का यदि थोड़ा सा हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें हम देखते हैं कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो जो परिभाषा देता है वो संकुचित परिप्रेक्ष्य में ही इसकी परिभाषाएं देता है। संकुचित का मतलब है कि इसमें केवल यूरोप और जो पश्चिमी जगत है, अमेरिका जैसे देश हैं, उन देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया, जबकि आधुनिक परिभाषाएं हैं वो राजनीति विज्ञान विषय का प्रतिपादन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करती हैं। परंपरागत जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय मानता है। आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन करने। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार अध्ययन करने वालों जो है वो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानता है। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक संरचना या ढांचे के अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल देता है। परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें आदर्शों और मूल्यों के अध्ययन की बात की गई है। आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों तथ्यों को आदर्शों को कोई स्थान मूल्यों और आदर्शों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है, केवल तथ्यों के ऊपर बल दिया गया है। परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी ये अध्ययन पद्धतियां हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो अनुभव आश्रित हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति है, अंतःनुशासनात्मक उपागम है, व्यवहारवादी पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति है, इन सब को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये एक प्रकार से हमने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा क्या है राजनीति विज्ञान की, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस या अंतर है वो क्या है। अब देखिए, हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति थी उसमें ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, उसमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, उसमें दार्शनिक अध्ययन पद्धति, कानूनी अध्ययन पद्धति, 4 प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का उसमें हमने परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी संदर्भ में यदि हम आधुनिक जो राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है या राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो पहली जो अध्ययन पद्धति है वो है समाज वैज्ञानिक उपागम। यानी जब से फ्रांस के काम्टे और इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम को सार्थकता को एक प्रकार से महसूस किया। मैकाइवर, डेविड स्टन, G.A. आमंड, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के जो व्यवहारपरक नियम हैं वो निर्धारित किए जा सकते हैं। तो पहली जो अध्ययन पद्धति है वो है समाज वैज्ञानिक उपागम, और इसके समर्थक विद्वानों में काम्टे है, स्पेंसर है, मैकाइवर है, डेविड स्टन है, आमंड है, ये इसमें शामिल हैं। और इनकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक जो नियम हैं वो निर्धारित किए जा सकते हैं समाज विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरी जो अध्ययन पद्धति है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसमें लॉसवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। तो दूसरा जो अध्ययन पद्धति या उपागम है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम। तीसरा है अंतःनुशासनात्मक उपागम। अंतःनुशासनात्मक उपागम क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण ध्यान उस विषय के ऊपर केंद्रित न करके जब हम अन्य विषयों की सहायता से उसका अध्ययन करते हैं
तो उसको हम अंतःनुशासनात्मक उपागम की संज्ञा देते हैं। तो इसके अंतर्गत एक प्रकार से राजनीति विज्ञान को जो अन्य समाजशास्त्र के जो विषय हैं, मानविकी जो विषय हैं, जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, उसके साथ जोड़कर देखा गया तो ये अंतःनुशासनात्मक उपागम। चौथा व्यवहारवादी उपागम, यानी व्यवहारवादी उपागम जो है इसके अंतर्गत जो ग्राफ, चार्ट, तालिकाएं, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति, इन सब का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया। तो एक प्रकार से जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी यदि अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो इसमें समाज वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंतःनुशासनात्मक उपागम, व्यवहारवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, इन सब को इसके अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो नवीन और परिष्कृत अध्ययन पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, इसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं, नैतिकताओं, आदर्शों, इनको कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें तथ्यों, इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों, इसमें यथार्थता, क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है, इसके ऊपर अधिक बल दिया गया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने आधुनिक दृष्टिकोण का उदय क्यों हुआ, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं में अंतर क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।